15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले होइस्टिंग करते हैं नेशनल फ्लैग की, उसके बाद इनकी स्पीच शुरू हो जाती है। तो इस बार जो स्पीच पे फोकस करा गया है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको पता है पहलगाम अटैक होता है जिसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम तो थे, जैसे S-400 जिसको हमने परचेज किया है फ्रॉम रशिया, अपना इंडिजीनस भी था आकाश तीर। पर अभी भी अपने को ये चीज रियलाइज होती है कि हमारे पास एक इंडिजीनस एडवांस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और इसी के तहत आपने एक टर्म सुनी होगी सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र ये बनाया जाएगा और अभी 10 साल का आगे का फॉरवर्ड टारगेट लेके चले हुए हैं कि 10 साल के अंदर अंदर बन जाएगा। बस दिक्कत ये होती है जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी में डिले करते हैं तो तब तक कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उस चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर इतना लंबा टारगेट लेके चले हुए हैं आगे का तो टेक्नोलॉजी फिर उसमें उतनी ज्यादा फुलफिल हो जैसे बाकी कंट्रीज के पास आ चुकी है। ठीक है, वैसे ही अपने इंडिया के अंदर ही जो फाइटर एयरक्राफ्ट से उनके जेट्स बनाने की भी बात करी हुई है इंडिजीनस। मतलब एक तो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हुई, ऊपर से मेन फोकस सिक्योरिटी के अलावा किस चीज पे दिख रहा है आपको? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। बाकी ये किसी एक पेपर से बिलोंग नहीं करेंगे। जब जीएसटी आएगा तो जीएसटी काम कैसे करता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, पर वहीं पे जीएसटी काउंसिल आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ते हो, आर्टिकल नंबर 279A। तो मतलब ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, मैंने साइड में पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो लिख दिया हुआ है, पर फिर भी ये सारी जगहों पे फिट बैठेगा। ठीक है, चलिए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्पीच शुरू होती है तो सिक्योरिटी पे ना सिर्फ फोकस करके सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता पे भी इस बार फोकस किया हुआ है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पे एम्फेसाइज करा गया, फार्मर के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आने वाली क्या क्या स्कीम्स रहेंगी, यूथ को कैसे अपलिफ्ट करा जाएगा, उसके ऊपर बातचीत करी गई है। इसके बाद मिशन सुदर्शन चक्र जो कि इंडिया का अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, क्योंकि S-400 है अपने पास पर वो किसी और कंट्री का है, तो अपना बनाना है, इस वजह से ये मिशन लॉन्च करा गया। एंड नेक्स्ट इज, हाँ यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट और जो यूथ है उनको आगे आने के लिए बोला है, ऐसा अभी कोई प्रोसीजर या फिर मॉडस ऑपरेंडाई आपको नहीं दिखाई देगा। ये एक वर्ड होता है मॉडस ऑपरेंडाई, जब भी मेंस का पेपर आता है ना ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कुछ नहीं, ये प्रोसीजर ही होता है, किसी भी काम को आप कर रहे हो उसका प्रोसीजर क्या है उसी को बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडाई। जब भी मेंस के क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रोसीजर बेस्ड होते हैं इस वर्ड से आते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं नंबर 1 पॉइंट के ऊपर जो डिस्कशन में यानी कि स्पीच के अंदर पहला पॉइंट बोला गया था। चलो, तो फर्स्ट इज नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। अभी देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था ये आया था ईयर 2016 और यहाँ पे एक अमेंडमेंट करी गई थी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड होता है 279A। और 279A क्लॉज 1 इसमें बोला गया कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको विद इन 60 डेज 60 दिन के अंदर, कौन से दिन, जब 2016 में ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करा गया, इसके 60 दिन के बाद एक काउंसिल सेटअप करनी पड़ेगी जिसको बोल दिया गया जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी से रिलेटेड किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स स्लैब लगाना है वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये आता है आपके आर्टिकल नंबर 279A। तो अब मुझे बताओ ये स्टैट्यूटरी है नेचर में या कॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको प्रॉपर एक आर्टिकल दिया गया है विच इज 279A। तो अमेंडमेंट याद रखिएगा 101 CAA 2016। अब इसके मेंबर्स अगर देखें तो अभी चेयरपर्सन की हम बात करेंगे, कौन होगा? नहीं, पहले ठीक बोल रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, वोटिंग की अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है। जैसे यूनियन की जो वोट की वैल्यू होती है वो 1/3 रहती है, वैसे ही स्टेट की जो टोटल वोट्स की वैल्यू होती है वो 2/3 रहती है। कोई भी डिसीजन पास होता है तो वहां पे 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है अपने में ही एक इंडिविजुअल टॉपिक है। अब आजो की रिफॉर्म पे क्या बोला गया है कि दिवाली आने से पहले पहले, कब है दिवाली, कितनी छुट्टियां आ रही हैं, फिर कर ली अकाउंट पहले ही, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो जो बोला गया है कि इसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स थे, जैसे 0% किसी के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगा, देन कई प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% टैक्स लगा, कईयों के ऊपर
12% टैक्स लगा, देन 18% और फिर फाइनली लग्जरियस गुड्स आ जाएंगी 28%। अब बोला है कि इन स्लैब्स को ना हम रिड्यूस करेंगे। मान लो जो 12% के स्लैब में थे या 5% के स्लैब में थे, उसको एस्टिमेशन लगाया गया है कि मे बी इसको 5% कर दे, मर्जर कर दिया इन स्लैब्स का। वैसे ही 18% और 28%, इसका 18%। अगेन ये जस्ट एनालिसिस है जो हमारे राइटर्स वगैरह ने बताई हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें गवर्नमेंट के एंड से नहीं मिली है। यहाँ पे आप स्लैब के मर्जर से क्या देख रहे हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर पहले 12% टैक्स लग रहा था, अब रिड्यूस होके कितना लगेगा, 5%। तो जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदेंगे चीजों को, वो और ज्यादा चीजें परचेज करने की ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी उसके ऊपर रिड्यूस हो चुका है। किसी ने सोचा होगा कि अपने को कोई गाड़ी खरीदनी थी, पहले 28% टैक्स के दायरे में आ रहा था, अब 18% में आ रहा है, प्राइस में तो रिडक्शन आएगा। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर एक्टिविटी है, उस चीज को बूस्ट करवाने के लिए ये जीएसटी स्लैब्स के अंदर रिफॉर्म करने की बात करी गई है। दिवाली से पहले इसके रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आएंगे, तब हम जीएसटी वाला टॉपिक भी कर लेंगे और जीएसटी काउंसिल को भी पूरे डिटेल में देखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर, तो स्लैब्स के ऊपर बात करी गई है। फिर एक स्कीम है जो 1 अगस्त 2025 को इंप्लीमेंट हो चुकी है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। मतलब रोजगार की बात आ गई तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी। इसका जो फर्स्ट फेज है, मतलब 2 पार्ट्स हैं इसके, पार्ट 1 कर लो या फेज 1 कर लो और दूसरा फेज 2 लिख लेना। एक जो है वो एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है, जो काम करेगा, और दूसरा है एम्प्लॉयर के लिए। और एक अकाउंट आपने सुना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेविंग के लिए उसको यूज करा जाएगा। अब यहाँ पे सरकार क्या करेगी, सबसे पहले सुनना ध्यान से, इस एम्प्लॉय की अगर पहली बार जॉब लगती है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कोई सा भी हो सकता है, पर जो पहली जॉब लगेगी उसमें सैलरी होनी चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सरकार उसको उसके सेविंग अकाउंट के अंदर क्या करेगी, 15,000 रुपए का इंसेंटिव है, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल देगी जो कि है 75,000 रुपए। ये आएगी 6 महीने के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट। अगर ये इस सर्विस को कंटिन्यू करता है पर्सन, जिसकी 1 लाख रुपए पर महीने की सैलरी है, तो अगली इंस्टॉलमेंट, मतलब टोटल जब 12 महीने इसको हो जाएंगे तो अगली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी 7500 रुपए, हो गया टोटल 15,000 रुपए। 2 साल के लिए ये स्कीम एलिजिबल है, मतलब 2027 तक की चलेगी, 1 अगस्त 2027 तक। उसके अंदर अगर ये सारा प्रोसीजर आता है तो ये पैसे दिए जाएंगे। अब इस पैसे से ये नहीं है चीज कि आप इंप्लॉय को सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे सेविंग की हैबिट को इनकलकेट करने की ट्राई करी गई है कि सेविंग प्रमोट करी जाए जो हमारे नए नए इंप्लॉयज होते हैं। ये कंडीशन देख लेना, पहले ही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या है, फेज 1 लाख महीने का है, तभी बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारे सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। मुझे पता है आप बोलोगे कि 1 लाख रुपए, दैट्स हाउ गेम्स आर प्लेड, ठीक है, गेम्स ऐसी ही होती हैं। 15,000 इंसेंटिव सरकार देगी उस आदमी को, उस औरत को जिसके पास सैलरी कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए पर महीने की। हाँ, 15,000। हाँ, और पहली बार नई जॉब लगनी चाहिए। हाँ, हाँ जी, हाँ, सिर्फ 15,000, क्योंकि स्कीम ही 2 साल के लिए एलिजिबल है। ये 2027 में खत्म, बाकी देखेंगे कि अगर एक्सटेंशन होती है 2 साल के लिए एलिजिबल होगी। यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रही सरकार, यहाँ पे सेविंग हैबिट्स को इनकलकेट करने की ट्राई करी गई है, पहली चीज। अब दूसरी आ गई एम्प्लॉयर के एंड से। अब देखो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को हायर करेगा तो इसको पर हायरिंग, अगेन कंडीशन वही है, हायरिंग कितने की होनी चाहिए, 1 लाख रुपए पर मंथ की, और उस एम्प्लॉय को ऐड करने पे इसको इंसेंटिव मिलेगा 3,000 रुपए का। वैसे एक और पर्सन हायर करा जिसकी अगेन सैलरी 1 लाख रुपए है, तो दोबारा से इंसेंटिव कितना मिलेगा, 3,000 रुपए। अब ये वाले जो इंसेंटिव दिए गए हैं ये भी 2 साल के लिए एलिजिबल रहेंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बोला गया है। अब यहाँ पे क्यों इंसेंटिव ऐड करेंगे, ताकि एम्प्लॉयर और ज्यादा हायरिंग करे। ऐसे ना हो कि मिनिमम हम अपनी कंपनी के अंदर, एबीसीडी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को कम रखेंगे और पैसा अपने पास ज्यादा रखेंगे। तो ये चीज सरकार हेल्प करेगी एम्प्लॉयर को। तो जितने ज्यादा एम्प्लॉय, इस सैलरी के ऊपर इंसेंटिव 3,000 रुपए का चलता जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री, हाँ, इनका ज्यादा है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉइज को ये रिक्रूट करें, इस चीज को प्रमोट करा गया। इंटेंशन देखना पड़ेगा आपको, इस स्कीम का इंटेंशन मेन है। नंबर 1 केस में आपको सेविंग
कलकेट करवाने की ट्राई करवाई गई है हमारे यूथ के अंदर। और ये जो दूसरा है, यहाँ पे एम्प्लॉयर अपनी हेजीमनी ना चलाए कि बस अपनी जो कंपनी है लिमिटेड रखना है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो एम्प्लॉयज को हायर करें, इस वजह से इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करे गए हैं। हाँ, टर्मिनेट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, सर्विस कॉन्टिन्यूटी में चलनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की स्कीम्स। अगले पे चलते हैं। रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें कोई एज सच टारगेट नहीं रखा है, कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा है, बस बोला गया है कि हम एक टास्क फोर्स बिठाएंगे एक्सपर्ट्स की, जिनको इकोनॉमी की काफी नॉलेज होगी, और वो हमें बताएंगे कि 2047 तक, जिसमें हमने टारगेट ले रखा है विकसित भारत बनने का, तो अगर विकसित भारत बनना है तो अपनी इकोनॉमी भी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। 10 ट्रिलियन अगर ये लेके आना है तो उसके लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लगेगी, तो बस टास्क फोर्स एक बिठाई जाएगी। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन। यहाँ पे 6 कंपनीज को अप्रूवल दे दिया गया है कि हम इंडिया के अंदर इंडिजीनस चिप्स को डेवलप करेंगे। लैपटॉप हो गए, फोन्स हो गए, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ जाएगा, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का रोल रहता है, चिप्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो 6 में से 4 कंपनीज की जो फैसिलिटी लगेगी वो 3 लोकेशन पे लगेगी, जैसे ओडिशा में 2 यूनिट्स बोल दी गई है, आंध्र प्रदेश में 1 यूनिट लगेगी, और पंजाब के मोहाली में 1 यूनिट लगेगी। यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इस साल 2025 के एंड तक शुरू कर दी जाएगी, और बोला है कि ना सिर्फ हम बनाएंगे पर एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट हमने 2025 का लिया है। जो गुजरात में लगेंगी बाकी के 2 यूनिट्स, उनके बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया है। तो ये 4 कंपनीज का टारगेट लेके चले हुए हैं। तो मतलब सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंसी भी हमारी फॉरेन कंट्रीज पे है, जैसे ताइवान आ जाएगा। अभी इंडिया और चाइना की मीटिंग भी हुई, उसमें ताइवान की दोबारा से बात हुई है। खैर, हमारा स्टांस वैसे ही है, ताइवान के ही सपोर्ट में है, जैसे एज यूजुअल पहले से थी हमारी फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, स्पेस प्रोग्राम के ऊपर बात करी गई। तो यहाँ पे गगनयान मिशन बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पेस प्रोग्राम रहेगा, उसको हम कंडक्ट करेंगे। पहले 26 बोला था कि 26 तक कर ही देंगे, 25 भी बोला था, 24 भी बोला था, तो अभी तक तो ये डिले ही हुआ है, खैर बोल दिया गया है। इसी के साथ अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बन जाएगा बाय द एंड ऑफ 2035, जिसका पहला मॉड्यूल पहले 2028 बोला था कि पहला मॉड्यूल हम 2028 में भेज देंगे। अब आई थिंक मॉड्यूल से कंफ्यूज तो नहीं हो, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको स्पेस में भेजा जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी पढ़े थे आपने। तो ये जो पहला मॉड्यूल होगा, इसको अब 2027 में बोल दिया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल 27 तक भेज देंगे। और इसके अलावा वेनस ऑर्बिटर जो मिशन है, उसके बारे में बात करी गई कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो अपकमिंग टाइम में आएंगे। और अभी एक और अपडेट आई है, जो कि खैर स्पीच में तो नहीं बोला गया है। 45,000 का एयर लिफ्टर हम बनाने वाले हैं, जो कि 40 फ्लोर की बिल्डिंग जितना दिखाई देगा आपको। ठीक है, देख लो, लगा लो हिसाब, 40 फ्लोर की जितनी बिल्डिंग होती है उतना बड़ा एयर लिफ्टर रहेगा। तो वजन भी ज्यादा है, ऑब्वियसली प्रोपल्जन भी ज्यादा लगेगी, फ्यूल की कंजप्शन भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो इस मिशन के बारे में आपने काफी बार पढ़ रखा है, बिकॉज ये मिनरल्स अपने पास होते नहीं है और किसी दूसरी कंट्री से हमें खरीदने पड़ते हैं। सप्लाई का हमेशा रिस्क बना रहता है, और जो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रेलिवेंट हमारे लिए ये मिनरल्स रहते हैं। तो ब्लैक मास वाला आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हमने बैटरी को डिस्पोज करके उसका ब्लैक मास बनाया था और डिफरेंट प्रोसेसेस लगा के उसमें से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करी थी। तो इस मिशन में भी खैर जब इसको इंप्लीमेंट करा हमने, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, जबकि आज के टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन यही वाला होना चाहिए था। चलिए जी, ताकि इंडिया की जो रिलायंस है फॉरेन सोर्सेज के ऊपर, उसको हम रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर टारगेट। तो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब इसके अंदर एक रिएक्टर हो सकता है, 2 रिएक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रावत भट्टा है, इसको याद रखना, आर से राजस्थान, आर से ही रावत भट्टा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। तो आज के टाइम पे आपको लगभग 10 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल मिलेंगे, और हमने टारगेट रखा हुआ है कि 10 से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम अब ऑपरेशनलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ जा रहे हैं। क्लीन एनर्जी के लिए हम चाहते हैं कि कोल का कम से कम यूज हो, और ऐसे ही सस्टेनेबल चीजों को यूज करें जिससे एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है, उन गैसेस का एमिशन कम से कम हो। तो उसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक बहुत बेटर एग्जाम्पल रहता है। अब मैंने बोला न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंफ्यूज ना हो, वो 7 ऑपरेशनल हैं, और उनके अंदर फिर फर्दर कहीं पे 2 है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो टोटल रिएक्टर आपको 10 मिल जाएंगे जो कि ऑपरेशनल है। जैसे आर से रावत भट्टा बोला मैंने, आर से राजस्थान इसकी लोकेशन आ जाएगी। मद्रास अगर बोला जाएगा, कौन सी स्टेट आ जाएगी?
तमिलनाडु आ जाएगी। कुंडनकुलम कहाँ की लग रही है? साउथ की है, अगेन वो भी तमिलनाडु की है। तारापुर आपको मैंने याद करने को बोला था, महाराष्ट्र में तारों की तरह नगरियां दिखाई देती हैं आपको, ऐसे लगेगा रात को कि तारे चमक रहे हैं जमीन के ऊपर। तो ये जो तारापुर है, यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियर रिएक्टर आपको फंक्शनल मिलेंगे, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वैसे कैगा, तो के से कैगा और के से कर्नाटका आ जाएगा। एंड उसके बाद कल भी हमने बात करी थी नरोरा की, नरोरा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, एक बच गया विच इज खाखरापार, वो गुजरात में लोकेटेड है। तो खाखरा और गुजरात को आप रिलेट कर सकते हो। तो खाखरापार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है लोकेटेड इन गुजरात। तो यहाँ पे भी हम अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको 10 फोल्ड यानी कि 10 गुना ज्यादा इंक्रीज करेंगे बाय 2047, विकसित भारत का जो टारगेट हमने रखा हुआ है। 1 लाख वाला कैंडिडेट को किसी की नीड नहीं है, इट शुड बी गिवन टू। हाँ जी, हाँ जी सुरेंद्र, बस वही मैंने तो स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। होता क्या है, कई बार इन्फिल्ट्रेशन होती है, फॉरेन कंट्री से भी होती है, या फिर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम आई जिस वजह से लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। अब जो ट्राइबल्स होते हैं, ये लोकल कम्युनिटी होती है, इनका अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी आप सुनते हो, कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे बन जाती हैं। तो ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, ये ट्राइबल पीपल हैं, कई बार जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, दूसरे कम्युनिटी के लोगों की एंट्री होती है, वो डोमिनेट करना शुरू कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम के अंदर अगर बांग्लादेश से कॉन्टिन्यूअस माइग्रेशन होगी, तो एक टाइम आएगा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा डोमिनेटिंग होगी इफ कंपेयर टू असम। तो उससे क्या होगा, जो असम की एथनिसिटी थी, उनका कल्चर था, उनकी लैंग्वेज थी, वो सप्रेस करेगी और डोमिनेट किसकी कर जाएगी, जो इन्फिल्ट्रेट होके आए थे किसी दूसरे कल्चर से। तो उस चीज को रोकना है, सिंस इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो हमें उस हेरिटेज को आगे तक लेके जाना है, तो उसके ऊपर भी एम्फेसाइज करा है। इंडस वाटर ट्रीटी, नाउ दिस इज पॉलिटिकल स्टंट, एक तरह से बोल सकते हैं। इसको सस्पेंड करा गया था जब ऑपरेशन सिंदूर भी कंडक्ट हुआ था, ये पहलगाम अटैक होता है। तो अभी क्या बोला गया है इसके ऊपर कि ये जो 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन करी थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी ये साइन, तो इसमें अनफेयर तरीके से वाटर दिया गया इंडिया की तरफ। ठीक है, कि कम पानी मिलता है इंडिया को इफ कंपेयर टू पाकिस्तान, जबकि डेमोग्राफी ज्यादा किसकी मिलेगी आपको, इंडिया की मिलेगी, फर्स्ट रैंक पे है हम। इसमें अभी के लिए आपने सिर्फ 6 रिवर्स याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, तो आई, जे, सी, इंडस, झेलम और चेनाब। इसका जो मेजर चंक है वो किसको जाता है, पाकिस्तान को। और जो बाकी बची आपकी विच इज रावी, ब्यास एंड सतलुज, इसी डायरेक्शन में है, इसका जो मेजर चंक जाता है वो इंडिया को जाता है। तो सस्पेंशन के बाद वाटर के ऊपर हमने कंट्रोल तो लगाया था, पर दिक्कत ये है हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे रन ऑफ प्रोजेक्ट है। मतलब ऐसा बड़ा सा कोई डैम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वाटर को रिजर्वायर की फॉर्म में स्टोर करके रख सको। तो रन ऑफ मतलब रिवर चलती रहेगी और टरबाइन वहां पे घूमता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी। तो इसको जस्ट इतना क्रिटिसाइज सा किया था कि पाकिस्तान को ज्यादा पानी जाता है इफ कंपेयर टू द इंडिया, जबकि फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको कम एडवांटेज मिलती है। तो फार्मर वेलफेयर स्टार्टिंग में लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फार्मर वेलफेयर के हित में बात करी गई। तो इनको देख लेना रिवर्स को एक बार। उसके बाद मिशन सुदर्शन चक्र, तो यहाँ पे बोला कि इंडिया के पास भी फुली इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, तो सुदर्शन चक्र की यहाँ पे बात करी गई है। कौन से लॉर्ड से एसोसिएटेड है सुदर्शन चक्र, चलो ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, तो S-400 मिसाइल जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको हमने रशिया से परचेज करा था, इसकी भी काफी सराहना करी गई। और जो फ्रेंडशिप है लंबे अर्जे से रशिया और इंडिया की, उसके ऊपर एम्फेसाइज करा गया। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, टेररिज्म के लिए कोई भी यहाँ पे टॉलरेंस नहीं शो करी जाएगी, वो चाहे से कोई भी कंट्री हो। बाकी माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो हमारा आज का एक और आर्टिकल भी है विच इज बेस्ड ऑन नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म को रिड्यूस करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स हमने डेवलप करे हैं। क्या क्या एफर्ट्स हैं वो अगले आर्टिकल में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ सकता है कि विकसित भारत 2047 बनने के लिए हमने क्या क्या मेजर टारगेट्स ले रखे हैं। तो आपने ना इनमें से वही वाले पॉइंट्स उठाने हैं जो फ्यूचरिस्टिक है। ये जो क्रिटिसिज्म करा किसी चीज का या फिर पॉलिटिकल स्टंट था, उसको अवॉइड आप कर सकते हो। हाँ, फार्मर वेलफेयर के केस में पॉजिटिव नोट पे ये लिखा जा सकता है, तो स्ट्रेडी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो 150 वर्ड्स का है, पॉइंटर फॉर्म में लिखना, एग्जाम्पल ऐड करके लिखना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वही बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, वाटर को हम मतलब कॉन्टिन्यूटी तरीके से हम बोलें कि कंट्रोल ही कर लेंगे, तो रिजर्वायर तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डेवलप, तो उस केस में पानी नहीं रोका जा सकता। फिर या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तभी पानी रुक सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है।
नहीं तो ऊपर वाले एरियाज में बाढ़ आ जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है।